लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बच्चों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, वो है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। आव्यूह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आव्यूह से को पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक अलजेब्रा अर्थात बीजगणित का एक चैप्टर है। अलजेब्रा के अंदर आप 3 अध्याय पढ़ने वाले हो, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे अध्याय के अंदर आप आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स पढ़ने वाले हो, चौथे में आप सारणिक पढ़ने वाले हो और पांचवे में आप आव्यूह का जो व्युत्क्रम है वो पढ़ने वाले हो। आव्यूह का व्युत्क्रम एवं आव्यूह और सारणिक से रिलेटेड आप समीकरण पढ़ोगे। तो ये जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा टोटल हमारे पास 10 नंबर का होता है। इन 10 नंबरों में 3 नंबर का आव्यूह होता है, 3 नंबर का सारणिक होता है और 4 नंबर का हमारे पास व्युत्क्रम आव्यूह एवं समीकरण जो होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो आव्यूह पढ़ रहे हैं, इस आव्यूह के मार्क्स की बात करें तो आव्यूह से रिलेटेड आपका आरबीएससी में पूछे जाने वाले जो मार्क्स है वो 3 नंबर के होते हैं और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अलजेब्रा का जो पहला वाला टॉपिक है उस आव्यूह को हम पढ़ते हैं। आव्यूह के बारे में सबसे पहले बात करें तो आव्यूह क्या होता है। तो कोई भी हमारे पास टॉपिक होता है या फिर नई चीज के बारे में आप जब जान रहे होते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने छोटी क्लासों में हम जब पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में जानकारी ली, फिर संख्याओं के बारे में जानने के बाद में फिर हमने कुछ संक्रियाएं अप्लाई की, प्लस माइनस गुणा भाग, उनको जोड़ा, उनको घटाया, उनको गुणा किया। उसी प्रकार से हमारे पास ये आव्यूह भी एक नया टॉपिक है। इस वजह से सबसे पहले आप इस आव्यूह के बारे में जाने कि आव्यूह होता क्या है। तो हम सब चलते हैं सबसे पहले आव्यूह की डेफिनेशन पे। तो आव्यूह की डेफिनेशन क्या है कि संख्याओं या फलनों को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रूप में क्रम विन्यास से आयताकार, क्रम विन्यास को आयताकार के बड़े कोष्टक में लिखकर व्यक्त करना ही मैट्रिक्स होता है। अर्थात मैट्रिक्स के लिए क्या कहा है, संख्याओं या फलनों को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया खड़ी वाली, और क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हो गया आड़ी वाली रूप में क्रम विन्यास अर्थात सिस्टमेटिक लिखना और उसे आयताकार वाले बड़े कोष्टक में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो इसे और समझने के लिए यहाँ पर मैं किसी आव्यूह को रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई संख्याएं हैं 2, 3, 4, -1, 2, 3, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो है ये पंक्ति के रूप में हो गई और ये कॉलम के रूप में हमारे पास सिस्टमेटिक हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से इसको बड़े कोष्टक में डाल दिया जाता है तो ये आपका आव्यूह को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक आव्यूह हो गया। तो हमारे पास जो भी संख्याएं होती है या फलन होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, बड़े वाले कोष्टक में पंक्ति और कॉलम के स्तंभ के रूप में लिख करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारे पास आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये संख्याएं हो सकती है, यहाँ पर फलन भी हो सकते हैं। फलन की बात करें तो sin x हो गया, cos x हो गया, 0 हो गया, माइनस का sin x हो गया। ये हमारे पास फंक्शन के रूप में भी आप इसको आयताकार भाग में लिख करके रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपका आव्यूह होता है, मैट्रिक्स होता है। फिर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आगे देखें तो मैट्रिक्स के अंदर जो कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश जो अंग्रेजी वर्णमाला है उस अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो हमारे पास जो भी संख्याएं या फिर जो भी फलन है, वो जो फलन या संख्याएं हैं वो अवयव कहलाते हैं, वो हमारे पास अवयव कहलाते हैं। अर्थात मैं यूं कहूंगा कि संख्या 1, 2, 3, -1, 2, 3, 2, 3, 4 जो है अवयव ए के अवयव है sin x, अवयव बी का अवयव है cos x, अवयव बी का अवयव है 0, अवयव बी का अवयव है -sin x, अवयव बी का अवयव है। अर्थात किसी भी अवयव के अंदर जो आयताकार आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत आने वाली जो भी संख्या या जो भी फलन है वो दिए गए आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास जो आव्यूह होता है उसकी कोटि पर चलते हैं, उसकी कोटि या क्रम की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास कोई भी आव्यूह है उस आव्यूह को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है, इन संख्याओं में आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर ये जो क्षैतिज रूप में दिखाई दे रही है इसको हम पंक्ति कहने वाले हैं। तो ये पहली पंक्ति हो गई, जिसे रो 1 कह देता हूँ, R फर्स्ट, ये रो सेकंड तो R2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है ये कॉलम है, स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है तो इस वजह से इसको कॉलम फर्स्ट कह दूंगा, इसको कॉलम सेकंड कह दूंगा और इसको मैं कॉलम थर्ड कह दूंगा। ये कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट ये हो जाएंगे, कॉलम सेकंड के एलिमेंट ये हो जाएंगे, कॉलम थर्ड के एलिमेंट ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से रो फर्स्ट की बात करें तो रो फर्स्ट के एलिमेंट ये हो जाएंगे, रो सेकंड के एलिमेंट ये हो जाएंगे। तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जितनी भी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई
सिंबल लगा करके उनके कॉलम को रिप्रेजेंट कर दे तो ये इसका क्रम कहलाता है, ये इसकी कोटि कहलाती है। तो कोई भी आव्यूह है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 2, तो ये एक आपका आव्यूह दिखाई दे रहा है। इस आव्यूह में देखोगे तो आप हमारे पास 1 2 3 हमारे पास पंक्तियां, तो पहले पंक्ति, फिर क्रॉस, फिर देखोगे कॉलम, देखोगे 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम हो गए, C1 C2 C3 और C4। तो ये 3 × 4 कोटि का एक आव्यूह हो गया। तो किसी भी आव्यूह की कोटि या किसी भी आव्यूह के क्रम की बात करें तो उसकी कोटि या जो क्रम होता है वह उसकी पंक्तियों क्रॉस उसके स्तंभों की संख्या को लिख करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस आव्यूह में अवयवों की संख्या की बात करें तो इसमें अवयवों की जो संख्या होती है वो इसका जो क्रम होता है उनका मल्टीप्लाई कर लिया जाए या फिर उनका जो सॉल्यूशन होता है वो इनके अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ बात करें तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह के बारे में हमने देखा कि हमारे पास कोई भी संख्या या फलन जो होता है, संख्या या फलन को हम क्या करेंगे, आयताकार बड़े कोष्टक में पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिख देंगे, तो वह हमारे पास एक आव्यूह कहलाएगा। और उस आव्यूह में बात करें तो जो संख्या या फिर जो हमारे पास फलन दिए गए हैं वो दिए गए आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। और इसकी कोटि या क्रम की बात करें तो कोटि या जो क्रम है उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, बाद में स्तंभों की संख्या लिखेंगे। पंक्तियों को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है तो R2, तीसरी पंक्ति है तो R3। इसी प्रकार से हम स्तंभ को C से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा स्तंभ है तो C2, तीसरा स्तंभ है तो C3 और चौथा स्तंभ है तो C4। ये हम रो, पंक्ति को रो बोलते हैं इंग्लिश में, इस वजह से R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, इस वजह से C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कोटि या क्रम। तो कोटि या क्रम के बाद में हम ये जो हमारे पास जो आव्यूह होता है उस आव्यूह के अंतर्गत हमारे पास जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं उन एलिमेंट को एक स्थिति अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं। तो स्थिति अकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास एक आव्यूह दिया गया, ये हमारे पास एक आव्यूह है और इस आव्यूह में संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास पहली पंक्ति है, ये भी पहली पंक्ति का अवयव है, ये भी पहली पंक्ति का अवयव है, किंतु ये स्तंभ फर्स्ट है, ये स्तंभ हमारे पास सेकंड है और ये वाला स्तंभ हमारे पास थर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी आव्यूह है उस आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर ही देंगे। इन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें तो मैं यूं कह सकता हूं ये पहली पंक्ति है, पहला ही कॉलम है। फिर मैं इस सेकंड वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगा, पंक्ति तो ये पहली है, कॉलम आपका दूसरा हो गया। इसी प्रकार से पंक्ति पहली कॉलम तीसरा, इसी प्रकार से पंक्ति पहली और कॉलम एनवा कह देता हूं। इसी प्रकार से मैं बात करूं ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति एनवा कॉलम। इसी प्रकार से नीचे देखें तो तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति एनवा कॉलम। इसी प्रकार नीचे चले तो एम विपंक्ति पहला कॉलम, एम विपंक्ति दूसरा कॉलम, एम विपंक्ति तीसरा कॉलम, एम विपंक्ति एनवा कॉलम। इस प्रकार से ये एक आव्यूह बन गया। तो इस आव्यूह की बात करें तो इसकी कोटि की बात करें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या पहले लिखेंगे तो पंक्तियों की संख्या टोटल एम हो गई, इंटू क्रॉस लगा करके स्तंभों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से एन हमारे पास स्तंभ कॉलम है। तो हम कह देंगे कि ये जो कोटि है या फिर इसका जो क्रम है वो m × n क्रम का ये एक आव्यूह है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी आपको ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर इसके आगे जो संख्या दिखाई दे रही है, ये संख्या जो है एक इस अवयव के क्रम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं यहाँ कह दूं कि 1 2 3, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि हमारे पास ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है, अर्थात पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति में पहला दूसरा और तीसरा इस पोजीशन का एलिमेंट होगा ये, अर्थात ये वाला स्थिति होगी। तो किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर उसकी स्थिति के अनुसार भी हम जान सकते हैं। उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर के आगे पहले हमारे पास पंक्ति की संख्या के एलिमेंट को, फिर उसके स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 था, यहाँ पर 2 जो था वो पंक्ति की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था और 3 जो था वो हमारे पास स्तंभ की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव की पोजीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक व्यापक रूप हो गया, जिससे को हम एक आव्यूह को इस व्यापक रूप से समझ सकते हैं कि आव्यूह का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा। इसकी कोटि की बात करें तो कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या, बाद में इसमें स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ये हमारे पास जो आव्यूह था, इस आव्यूह को शॉर्ट रूप में भी हम व्यक्त करने के लिए हमारे पास नियम है कि जैसे हमारे पास ये जो आव्यूह था, इस आव्यूह को आप देख रहे थे, ये हमारे पास a mn तक था, तो a mn तक था, इसकी कोटि m × n थी।
तो हमारे पास ये A11, A12, A13, इसी प्रकार से A21, A22, A23 इस प्रकार जो दे रखा था, इसमें मैं क्या करूंगा कि अगर पंक्तियों की संख्या को मैं I कह दूं, पंक्तियों को संख्या को मैं I कह दूं और स्तंभों की संख्या को मैं J कह दूं, तो मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो A अवयव है वो A अवयव के रूप में I और J, I पंक्ति और J स्तंभ का है और M इंटू N कोटि का अवयव है। इसी प्रकार से अगर मैं जैसे 2 कोटि की बात करूं तो ये हो गया, ये हमारे पास हो गया AIJ और ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 कोटि का। तो इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे ये अवयव जो बनेगा वो बनेगा A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास एक अवयव रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आपका शॉर्ट रूप में लिखा गया है, इस शॉर्ट रूप में क्या होगा कि हमारे पास I और J के रूप में एक रिलेशन दे करके और आपसे AIJ वाला आपको डिटरमिनेंट, आपको जो मैट्रिक्स है वो आपसे बनवाया भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस संक्षिप्त रूप को भी ध्यान रखना है कि यहाँ AIJ, यहाँ M इंटू N यहाँ पर लिखा हुआ एलिमेंट कोटि को रिप्रेजेंट करता है, AIJ जो है वो एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, वो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अवयव के प्रकार। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अवयव के प्रकार। तो ये तो हमने जान ही लिया कि अवयव होता क्या है। तो अवयव के बारे में जानने के बाद में हम आगे बात करें तो अवयव जो होता है वो किस किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि हम जब इसका डीपली स्टडी करेंगे तो डीपली स्टडी में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर अवयव के प्रकार का नाम आपको दे दिया जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो उस प्रकार का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर है पंक्ति अवयव। नंबर 1 पर है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव नाम से ही यहाँ पर पता चलता है, नाम है इसका पंक्ति अवयव, तो पंक्ति अवयव नाम से पता चल रहा है कि ऐसा अवयव जिस अवयव के अंतर्गत एक ही पंक्ति हो वह अवयव आपका पंक्ति अवयव कहलाता है। इसमें देखोगे आप कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड है, किंतु यहाँ पंक्ति की बात करें तो पंक्ति एक ही है। इसके क्रम की बात करें तो 1 इंटू 3 हो गया। तो आप देखोगे कि पहली जो पोजीशन होगी वो 1 इकाई इंटू कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो एक ही पंक्ति वाला अवयव जो होगा वो पंक्ति अवयव कहलाता है। फिर नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पर आता है हमारे पास स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव की बात करें तो स्तंभ अवयव के अंदर आप देखोगे इसे हम कॉलम अवयव कह देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में जिस प्रकार से रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी आपके पास एक ही कॉलम होगा। तो यहाँ की बात करें तो इस वाले अवयव के अंदर वो क्या होगा, हमारे पास एक ही कॉलम होगा। तो एक ही कॉलम होगा तो यहाँ पर हम देखेंगे पंक्तियां 1 2 3 4, तो पंक्तियां हो गई तो 4 क्रॉस 1, अर्थात कॉलम एक ही होगा, अर्थात आपका n का मान जो है हमेशा 1 रहेगा, इसमें m का मान 1 रहेगा। पंक्ति अवयव में m बराबर 1 होता है और कॉलम जो स्तंभ अवयव होता है उसमें n बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों अवयव हैं ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आपका पंक्ति अवयव क्या होगा और स्तंभ अवयव क्या होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर आता है हमारे पास शून्य अवयव। शून्य अवयव तो यहाँ पर भी नाम से ही पता चल रहा है, शून्य अर्थात जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसा अवयव जिसके अंतर्गत सभी जो एलिमेंट है शून्य हो, इस प्रकार का जो अवयव है वो आपका जीरो मैट्रिक कहलाएगा, शून्य मैट्रिक कहलाएगा। इस प्रकार के अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ओ का यूज करेंगे, बड़े वाले ओ का यूज करेंगे। तो बड़े वाले ओ का मतलब आप समझोगे कि वह आपका शून्य अवयव, जैसे मैं यहाँ पर O2 लिख दूँ तो ये आपका O2 का मतलब समझ गए 2 कोटि का इकाई अवयव, O3 का मतलब 3 कोटि का अवयव हो गया, सॉरी 3 कोटि का शून्य अवयव, इकाई अवयव। नंबर 4 पर वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्योंकि ऊपरी त्रिभुजाकार में ये जो भी मैं अवयव का जिक्र करूंगा उन सभी का जिक्र होने वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे इसको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव क्या होता है, तो वर्ग अवयव का मतलब हो गया ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। अगर किसी अवयव में पंक्तियां 3 है तो उसमें स्तंभ भी 3 ही होने चाहिए, और किसी अवयव में अगर पंक्तियां 4 है तो स्तंभ भी 4 होने चाहिए, पंक्तियां 2 है तो स्तंभ भी 2 होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी अवयव होगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक या फिर वर्ग अवयव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ए अवयव है, इस ए अवयव में 2 3 4 हमने 3 कॉलम बना दिए तो पंक्तियां भी 3 ही बनेगी, -1 0 2 4 1 3। तो यहाँ पर आप देखते हैं 3 पंक्तियां तो 3 ही स्तंभ है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल की बात करें 2 -1 1 0 हो गया, आप देख रहे हैं 2 पंक्तियां तो 2 ही स्तंभ है, अर्थात इसमें m जो है वो बराबर रहना चाहिए n के।
अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे तो इस प्रकार का जो अवयव होगा वो आपका वर्ग अवयव कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में वर्ग अवयव की बात करें तो अब आगे के जो अवयव आप देख रहे हैं वर्ग अवयव से जनरेट होने वाले हैं। तो नंबर 4 के बाद में नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर हमारे पास आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण अवयव की बात करें तो विकर्ण अवयव के अंदर क्या होगा कि पहली शर्त तो यह है कि ये जो विकर्ण अवयव जब होगा, जब सबसे पहली शर्त तो यह है कि दिया गया अवयव आपका स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए, अर्थात वर्ग अवयव होना चाहिए। तो वर्ग अवयव होने के साथ ही यहाँ आप देखेंगे अगर यहाँ पर इस वाले अवयव की बात करूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक आप ये समझे कि ये हमारे पास जो अवयव दिया गया है इस वाले अवयव के अंदर ये आपका एक वर्ग अवयव है। इस वर्ग अवयव के अंदर ये जो आपकी पहली वाले जो विकर्ण के रूप में निकल करके आ रही है इसे हम मुख्य विकर्ण कहेंगे, मुख्य या अग्रग विकर्ण के नाम से जानेंगे, अग्रग विकर्ण। और ये जो बाद वाली विकर्ण है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ये पश्च विकर्ण कहलाती है, पश्च विकर्ण। फिर से समझे, ऊपर से नीचे की तरफ आगे वाले जो विकर्ण है ये मुख्य या अग्रग विकर्ण कहलाती है और ये आपकी पश्च विकर्ण कहलाती है। तो विकर्ण अवयव के अंदर क्या होता है कि जो आपका ये अग्रग विकर्ण है इस अग्रग विकर्ण के अंदर जो आने वाले एलिमेंट है वो एलिमेंट को, इन एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा, वर्ग मैट्रिक्स होगा, वो आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूं। तो एग्जांपल के लिए देखें हम यहाँ पर हमारे पास एक अवयव की बात करें तो ए अवयव है हमारे पास। तो ए अवयव में आप देखोगे कि दो, सबसे पहले तो ये हमारे पास वर्ग अवयव होना चाहिए। तो ये आपका वर्ग अवयव हो गया। इसमें अब हमारे पास जो मुख्य विकर्ण है इन मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके अवयव है सभी अवयव आपके शून्य होने चाहिए। तो मुख्य विकर्ण को मैंने छोड़ दिया, बाकी सभी अवयवों को मैंने शून्य बना दिया। तो ये आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। विकर्ण अवयव के अंतर्गत ये वाले जो एलिमेंट है इनको छोड़ करके बाकी सब शून्य होने चाहिए। हालांकि हमारे पास शर्त ये नहीं है कि इनके अवयव शून्य नहीं हो सकते, इनके अवयव भी शून्य हो सकते हैं। तो ये शून्य हो गया जैसे, तब भी हमारे पास विकर्ण अवयव रहेगा। बस शर्त यही है कि इनकी ये तीनों एलिमेंट आपके शून्य नहीं होने चाहिए। अगर तीनों एलिमेंट शून्य हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपका शून्य अवयव बन जाता है, तो फिर ये विकर्ण अवयव नहीं रहेगा। तो विकर्ण अवयव के लिए जरूरी है कि कम से कम एक एलिमेंट तो आपको शून्य के अलावा मिलना ही चाहिए। बाकी विकर्ण अवयव के अलावा बाकी जो अन्य एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बाकी के सभी एलिमेंट जो है वो शून्य होना आवश्यक है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें विकर्ण अवयव के बाद की। तो विकर्ण अवयव के बाद में नंबर 6 पर आता है आपका इकाई अवयव। इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे ज्यादा इकाई अवयव जो है वो शब्द के रूप में पहचान है इसकी, सबसे ज्यादा इसका जिक्र किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझे। इकाई अवयव, यूनिट अवयव, नाम से पता इकाई, यानी इकाई का मतलब एक होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक एक वर्ग अवयव होना चाहिए। और उस वर्ग अवयव के अंदर शर्त क्या है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक जिसमें जो अग्रग विकर्ण है उस अग्रग विकर्ण के जो एलिमेंट है वो एक इकाई होने चाहिए। अर्थात जैसे यहाँ पर वर्ग मैट्रिक बनाऊं मैं तो 3 कोटि का बना लेता हूं। तो 3 कोटि में जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्रग विकर्ण के जो एलिमेंट है वो एक इकाई होनी चाहिए। एक इकाई के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए। बाकी जो एलिमेंट है वो शून्य होने चाहिए। अर्थात अब यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो विकर्ण अवयव था उस विकर्ण अवयव के ये जो एलिमेंट थे वो एक, इनमें कोई एलिमेंट शून्य भी हो सकता है तो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। बाकी के ये इस मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी के एलिमेंट शून्य थे। तो यहाँ पर हम इकाई अवयव में देख रहे हैं कि जो मुख्य विकर्ण है उसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट शून्य है, किंतु यह शर्त यह है कि जो मुख्य विकर्ण है, अग्रग विकर्ण है, उसके एलिमेंट एक इकाई ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा इकाई अवयव। इकाई अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आई का यूज करते हैं। अगर 3 कोटि का है तो I3, 2 कोटि का है तो I2 कह देंगे, 4 कोटि का है तो I4 कह देंगे। जैसे I2 का मतलब आप तुरंत समझाओगे 1 0 0 1, अर्थात 2 कोटि का ये इकाई अवयव है। फिर हम इकाई अवयव के बाद बात करें तो हमारे पास फिर आता है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव की बात करें तो अदिश अवयव क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ग, अदिश अवयव की डेफिनेशन भी हम यूं ही देंगे कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा
स्क्वायर मैट्रिक वर्ग आव्यूह जिसके अंतर्गत जो मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। अर्थात हमारे पास ए आव्यूह है, इस ए आव्यूह की बात करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक आपका मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। इसमें वर्ग आव्यूह में शर्त क्या है कि जो आपका मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट समान होने चाहिए। तो इसमें 2 है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और बाकी के जो एलिमेंट है वो शून्य होने चाहिए। तो हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान हो तो वह आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं बात करूं तो ये आपका 3 0 0 3 तो ये आपका स्केलर वेक्टर हो गया, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहां पर तो अब मैं बात करूं इस वाले आव्यूह की, तो इस आव्यूह में 1 0 0 1 ही आप देख रहे हो, तो इसे आप अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं। हालांकि ये है इकाई आव्यूह, तो इकाई आव्यूह क्योंकि ये समान है तो समान है, तो ये अदिश आव्यूह भी हो सकता है और ये इकाई आव्यूह भी हो सकता है और ये विकर्ण आव्यूह हो सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो विकर्ण आव्यूह है, सबसे पहले वर्ग आव्यूह की बात करें तो वर्ग आव्यूह जो होता है, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा, इकाई आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होगा और अदिश आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होगा। फिर हम बात करें विकर्ण आव्यूह की, तो विकर्ण आव्यूह आपका जो इकाई आव्यूह है विकर्ण आव्यूह होगा और जो आपका अदिश आव्यूह है वो भी आपका विकर्ण आव्यूह होगा। फिर हम बात करें तो आपका जो इकाई आव्यूह है वो इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी होगा, क्योंकि इकाई अदिश आव्यूह की शर्त यह है कि जो मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट समान होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। पंक्ति का मतलब एक ही पंक्ति हो, स्तंभ का मतलब एक ही स्तंभ हो, शून्य का मतलब सभी शून्य हो, वर्ग आव्यूह का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, विकर्ण आव्यूह का मतलब मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट शून्य हो। हालांकि मुख्य विकर्ण में भी तीनों एलिमेंट 3 है तो 3 में कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 2 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, फिर विकर्ण आव्यूह के बाद में इकाई आव्यूह की बात करें तो जो मुख्य विकर्ण अग्रग विकर्ण है उसके एलिमेंट एक इकाई, बाकी के सब 0। फिर साथ में अदिश आव्यूह की बात करें तो अदिश आव्यूह में भी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के एलिमेंट इक्वल समान होने चाहिए, बाकी सब शून्य हो, तो वह आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। फिर अदिश आव्यूह के बाद में हम बात करें आगे की, तो आगे चलते हैं। हमारे पास आगे हम ले लेते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आकृति के आधार पर। तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह नंबर 8 पर आता आपका ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि ये शर्त इसमें ये है कि पहले शर्त तो ये है कि ये भी हमारे पास जो आव्यूह है वो स्क्वायर मैट्रिक ही होना चाहिए, वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। और इस वर्ग आव्यूह में क्या होगा कि ए आई जे से जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए आई जे की स्थिति 0 होनी चाहिए, जहां पर जो आई है वो बड़ा रहेगा जे से। अर्थात मैं इसको इस प्रकार से लिखूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जहां पर आई बड़ा दिख रहा है वो वाले वैल्यूज 0 होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दोनों इक्वल है, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, ये भी ऐसे कैसे रहेगा, ये भी ऐसे कैसे रहेगा। यहाँ पर ये आई बड़ा हो गया जैसे तो ये 0 हो गया, ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 3, ये इक्वल है तो ये भी ऐसे कैसे। तो यहाँ पर इस प्रकार का आव्यूह जो है वो हमारे पास ऊपरी त्रिभुजाकार बनेगा, अर्थात इसमें ऊपर त्रिभुज बनेगा। इसको दूसरे तरीके से समझे तो यूं कह सकते हैं, तो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे के जो भी एलिमेंट आने वाले हैं वो सारे शून्य होंगे, तो सारे शून्य होंगे तो एक ऊपर त्रिभुज बनेगा, इस वजह से इसे ऊपरी त्रिभुजाकार कह रहे हैं। तो इसका और एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल इस प्रकार से देख सकते हैं 1 2 ठीक है 4 हो गया, नीचे हो गया 0, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार बन गया। ऊपर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 कोटि का आपका ये बन ही गया। इसी प्रकार से हमारे पास नंबर 9 पर आता है निम्न त्रिभुजाकार। तो निम्न त्रिभुजाकार क्या होता है, लोअर, अर्थात नीचे त्रिभुज बनेगा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, ए आई जे बराबर 0 होगा, किंतु यहाँ पर जो है आई जो है वो छोटा रहेगा जे से। तो आई अगर जे से छोटा रहेगा तो हमारे पास यहाँ पर ये सभी एलिमेंट कुछ अलग होंगे, बाकी के जो ऊपर के एलिमेंट है वो शून्य हो जाएंगे, अर्थात ये वाले एलिमेंट आपके शून्य हो जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ संख्या दिख जाएगी, जैसे 1 0 0 2 3 0 4 5 6, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर इस वाले आव्यूह में आप देख रहे हैं तो मुख्य विकर्ण है
उसके नीचे की तरफ त्रिभुज बन रहा है, ऊपर के जो एलिमेंट है वो शून्य हो गए। तो ये हो गया आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव हो गया। फिर इसके बाद में नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर आता है हमारे पास समान अवयव, समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स की बात करें तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स में को हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा अवयव जिस अवयव के अंतर्गत उनके जो एलिमेंट संगत एलिमेंट समान होना चाहिए। और पहली शर्त ये है कि जो दो अवयव या दो से अधिक अवयव अगर समान बता रहे हो तो उनकी जो कोटि है, उनका क्रम जो है वो भी आपका समान रहना चाहिए। अर्थात एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, तो इसकी जो कोटि है, जैसे ए आई जे, इसकी कोटि अगर 2 इंटू 2 है तो इसकी जो कोटि है वो इसकी कोटि भी 2 इंटू 2 ही होनी चाहिए। पहली शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त ये है कि इनके जो संगत एलिमेंट है वो भी समान रहेंगे। यहाँ मैं बात करूं कि ए अवयव 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पर y कह देता हूं मैं, और बी अवयव हमारे पास जैसे x 3 और यहाँ पर हमारे पास z है। तो अगर दोनों अवयव इक्वल है तो दोनों अवयव इक्वल है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो कोटि है वो समान है, अर्थात इक्वल हो सकते हैं। तो इक्वल होंगे तो ऐसे सिचुएशन में इसका पहला एलिमेंट जो है समान रहेगा। 1 1 वाली पोजीशन है तो 1 1 इक्वल रहेगा, 1 2 भी आपका इक्वल रहेगा, और 2 1 जो है तो z बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है तो y बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि संगत एलिमेंट भी क्या होते हैं, इसमें संगत एलिमेंट जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो अवयव के प्रकार थे, इन अवयव के प्रकारों में हमने 10 प्रकार पढ़े। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के टॉपिक में हमने देखा कि अवयव होता क्या है। अवयव के बारे में बात करें तो अवयव जो होता है वो पर्टिकुलर कोई विशेष संख्याएं, कोई संख्या या फिर कोई फलन जो होता है उनको सुव्यवस्थित तरीके से पंक्ति और स्तंभों के रूप में एक आयताकार ब्रैकेट में जमा दिया जाता है, तो वही अवयव का एक रूप हो जाता है। उस अवयव के अंतर्गत हम जो संख्या या फिर जो फलन हम जमा रहे हैं उनको हम उस अवयव को जो नाम दे रहे हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं उसमें, तो उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे रिप्रेजेंट करने के साथ ही जो भी संख्या और जो भी हमारे पास फलन होता है वो हमारे पास जो नाम हमने दिया है उसके अवयव कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आपका ए अवयव है तो 2 3 4 y ये इस अवयव के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि अवयव की कोटि क्या होती है। तो अवयव की कोटि को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अवयव की पंक्तियों की संख्या क्रॉस उनके स्तंभों की संख्या के रूप में अवयव की कोटि लिख सकते हैं। अर्थात किसी अवयव में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है तो 2 क्रॉस 3 उसकी कोटि कहलाएगा। इसे हम क्रम कह सकते हैं, ऑर्डर्ड कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने देखा कि अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में सबसे पहले हमने देखा कि पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक जिसमें एक ही पंक्ति हो, फिर स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक जिसमें एक ही कॉलम हो। फिर हमने तीसरा पढ़ा जीरो मैट्रिक, शून्य मैट्रिक जिसमें सभी एलिमेंट शून्य हो। फिर चौथा हमने पढ़ा हमारे पास चौथा था वर्ग अवयव। वर्ग अवयव के अंदर ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। फिर पांचवा हमने पढ़ा विकर्ण अवयव अर्थात जिसका मुख्य विकर्ण है उसके एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट शून्य हो। हालांकि मुख्य विकर्ण में भी जितने अवयव से एक कम अवयव जो है वो शून्य हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने मुख्य विकर्ण के बाद में हमने पढ़ा अदिश अवयव। अदिश अवयव में शर्त क्या थी कि अदिश अवयव में जो मुख्य विकर्ण थे उसके अलावा सभी अवयव जो है शून्य तो होने ही चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के जो भी एलिमेंट है वो इक्वल रहने चाहिए, तो वो आपका अदिश अवयव होगा। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि एक इकाई अवयव जो होता है वो आपका अदिश अवयव भी होता है, क्योंकि इकाई अवयव के अंदर विकर्ण में आने वाले जो अवयव हैं वो समान ही रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखा ऊपरी त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार में जो आई बड़ा रहे जैसे, तो उन वाली स्थिति जो है 0 के रूप में रहेगी, तो वो ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनता है, इस वजह से उसका नाम ऊपरी त्रिभुजाकार। ऐसे ही हमने निम्न त्रिभुजाकार का। फिर उसके बाद में हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा सदिश के अवयव के प्रकारों में। तो अवयव के प्रकारों में लास्ट वाला पॉइंट था आपका इक्वल मैट्रिक्स अर्थात समान अवयव। समान अवयव, 2 अवयव अगर समान है तो उनके संगत एलिमेंट भी समान होंगे, किंतु 2 अवयव तभी समान हो सकते हैं जब उनकी कोटि भी समान रहे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि अवयव के गुणधर्म क्या है। तो अवयव के गुणधर्म जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ओके।